नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह के साथ पूरा सच। दोस्तों, इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने राज्यपालों के विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय की थी। उसने ये फैसला तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्यपालों और राष्ट्रपति की मनमानियों पर रोक लगने की उम्मीद जगी थी। आमतौर पर देखा गया है कि विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपाल सरकार राजनीति से प्रेरित होकर सरकार के कामकाज और फैसलों में अड़ंगा डालते हैं। राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को लटकाए रखना उन अड़ंगों में से एक है। फिलहाल 4 विपक्ष शासित राज्यों के 33 बिल राष्ट्रपति या राज्यपालों के पास अटके हुए हैं। तमिलनाडु के 10, पश्चिम बंगाल के 19, कर्नाटक के 10 और तेलंगाना के 3 बिल इनमें शामिल हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने सर्वसहमति से कहा है कि समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार उसके पास नहीं है। अलबत्ता कोर्ट राज्यपाल को कह सकता है कि बिल पर जल्दी फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बारे में राय बटी हुई है। बहुत से लोगों का कहना है कि उसने संविधान के अनुसार काम किया है और सेपरेशन ऑफ पावर के तहत चेक एंड बैलेंस के नियम का ध्यान रखा है। दूसरी तरफ बहुत से लोग मान रहे हैं कि ये पीछे ले जाने वाला फैसला है और इससे राज्यपालों की मनमानियां रुकने वाली नहीं है। वे विपक्ष शासित राज्यों को परेशान करने के लिए अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग करते रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ हैं इस पूरे मामले का पूरा सच बताने के लिए। तो आइए उनसे इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। सिंह साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अप्रैल में जब आया था तो हम लोग बहुत खुश थे कि चलिए राज्यपालों पर कहीं से अंकुश लगेगा, जो बेईमानी एक तरह की राजनीतिक बेईमानी करते हैं केंद्र के इशारे पर। ये मुकेश जी, ये फैसला मैं कल से लगातार पढ़ रहा हूँ, 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, ये कुछ वैसा हो गया है। आप अंधे और हाथी का आप जानते हैं कि 6 अंधे थे, हाथी को किसी ने पैर से देखा तो उसने कहा कि ये खंभे की तरह है, किसी ने पीठ देखा तो दीवार की तरह माना। ये कुछ उसी तरह का है, इसको आप किस भाव में देखते हैं उससे देखें। और सच पूछिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से एक अजीब बैलेंस स्ट्राइक किया है, एक संतुलन कायम किया है, लेकिन इस संतुलन से आपको संस्थाओं के रोल के बारे में वाकई कुछ समझ में आए, ये संभव नहीं है। उसकी वजह हम बताते हैं क्या है। ठीक 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले इसी पीठ के जो अध्यक्ष थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई जी, उनकी एक 2 मेंबर बेंच ने एक सेंटेंस कहा था, सरकार की धज्जी उड़ा दी थी। ट्राइब्यूनल को लेके जो एक्ट लाए थे और उसमें सरकार ने सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए सारे अधिकार अपने पास कर लिए थे, लॉपसाइडेड हो गया था। उसको लेके फैसला दिया कि आप नहीं कर सकते और पार्लियामेंट के पास पावर्स नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलट दे कानून बना के। अब जरा सोचिए, 1 दिन पहले जस्टिस गवाई की अदालत की 2 मेंबर बेंच कह रही है कि पार्लियामेंट ऐसी संस्था किसी भी गवर्नर से ऊपर है, किसी भी राष्ट्रपति से ऊपर है, क्योंकि संसद का जो बनता है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से बनता है। तो राष्ट्रपति उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो संसद से भी ऊपर नहीं है, बल्कि संसद उससे ऊपर, संसद में वो समाहित है। तो आप उस संसद को कह रहे हैं कि साहब ये हैसियत आपकी नहीं है कि आप अदालत के फैसले को, शीर्ष अदालत के फैसलों को पलटने के लिए आप कानून बना दें। वहां पे तो आप 24 घंटे पहले ये कहते हैं। अगले फैसले में जो 5 मेंबर का है, उसमें आप कहते हैं और यूनानिमस है और इस पे दस्तखत नहीं किए गए हैं, जैसे राम मंदिर में दस्तखत नहीं किए गए थे, उसी तरह इस फैसले में भी कोई दस्तखत नहीं है। ये फैसला मान के कि सर्वसम्मति से है, जजेस के दस्तखत नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि ये वही राम मंदिर के टाइप का फैसला है। हम मान लेते हैं कि सर्वसहमति से किया गया है, दस्तखत की जरूरत नहीं है।
लेकिन अब इसका अगला पहलू क्या है? अगर संसद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं पलट सकता, जो सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति भी आता है, विधानसभाओं में गवर्नर भी आता है, तो गवर्नर की संस्था को आप आदेश नहीं दे सकते, इसका क्या मतलब है? या गवर्नर के कंडक्ट को आप वो नहीं कर सकते, ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस नहीं रख सकते, इस फैसले का क्या मतलब है? पहला तो ये कि आपने 24 घंटे पहले के अपने फैसले को, जिसमें स्वयं सीजेआई थे, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया। खैर कोई बात नहीं, आपने कर दिया तो अब जरा उसके व्यावहारिक पक्ष को देखें। आपने कुछ इस तरह का किया है जैसे कि गांव में जो आर्बिट्रेशन होता है तो कहते भैया तुम भी चुप हो जाओ, चाचा तुम भी चुप हो जाओ, और अब भूल चूक लेनी देनी, अब लड़ाई वड़ाई नहीं होगी और यहां से तुम लाइन खींच दो। कुछ इस तरह का ये फैसला, इसमें स्पीकिंग ऑर्डर जो होता है वो नहीं है। अब उदाहरण के लिए ले, उनका बड़ा मानना है कि ये संस्थाएं अपना काम करती हैं और ये संस्थाएं, कोई भी संस्था चेक एंड बैलेंस के तहत ये नहीं है कि वो दूसरी संस्था के अधिकारों को कम करे। जी बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा, फिलॉसफी में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब गवर्नर के कहने पे वही गवर्नर केरल में गवर्नमेंट को काम न करने दे क्योंकि विपक्ष की गवर्नमेंट है, और वही जब बिहार चला जाए तो कोई भी विवाद नहीं होता है क्योंकि सत्ता पक्ष की जो केंद्र की गवर्नमेंट सरकार है वही वहां भी है, तब आप इसे क्या कहेंगे? केरल में बहुत कुछ गलत था जबकि जनता की चुनी सरकार थी। बिहार में कोएलिशन गवर्नमेंट है, कोएलिशन वहां भी है लेकिन वो वीक कोएलिशन है। बिहार में आप कोएलिशन पे टिके हुए हैं, वहां पे आप सब कुछ सही कर रहे हैं, गवर्नर वही गवर्नर, जब बिहार चला जाता है तो सब कुछ पाक साफ हो जाता है। वो मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, वो बहुत बहुत चीफ मिनिस्टर के साथ घूमता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यही आपका गवर्नर बिल लेके बैठ जाता है, यही गवर्नर वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं करने देता है, तब आपको लगता नहीं है कि ये संवैधानिक कार्य नहीं हो रहा है? और उस पे अगर आप कहते हैं कि नहीं आप 30 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर करिए, तो आप अतिक्रमण कर रहे हैं। तो हर संस्था अच्छी तरह काम करे, इससे बढ़िया तो कुछ ही नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, ईडी कैसे काम कर रही है ये क्या आपके नजर में नहीं आता? तो अच्छी अच्छी बातें सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में कह देना, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। उदाहरण के लिए लीजिए, कल के जजमेंट में 24 घंटे पहले जो जजमेंट दिया था गवई साहब की सदारत वाली बेंच ने, 2 मेंबर बेंच थी, उसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स। जो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है वही संविधान की असली व्याख्या है। तो बड़ी अच्छी बात है साहब, सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब व्याख्या करता है तो संस्थाओं को अचानक लेके वो इतना इग्नोरेंट कैसे हो जाता है, इतना अज्ञानी कैसे हो जाता है कि गवर्नर कैसे काम कर रहे हैं, ये आपके समझ में नहीं आता। तो आपने एक सेंटेंस कहा, उदाहरण के लिए लीजिए, आपने कहा कि साहब हम गवर्नर के कंडक्ट को, गवर्नर ने क्या फैसला लिया ये वहां की सरकार से प्रभावित नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल करेगा। क्यों साहब, बिल में क्यों इस्तेमाल करेगा? बिल तो गवर्नमेंट के, उसके हाउस का है ना, तो हाउस के ऊपर गवर्नर, ये तो रेयर, गवर्नर को जो पावर दिए गए हैं डिस्क्रिशन के, वो उन केसेस में है जहां पे मंत्रिमंडल सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसमें बहुत बेसिक फर्क हम सकता है, हमारे व्यूअर्स को समझाना जरूरी है जी। कि गवर्नर को डिस्क्रिशन दिए गए हैं जो राष्ट्रपति से ज्यादा है। ये माना जाता है गवर्नर की शक्तियां राष्ट्रपति से ज्यादा है, लेकिन वो तब होता है जब एक नई सरकार बननी है और बहुत एमएलए भाग के उधर जा रहे हैं, कभी मुर्गे की तरह कभी इधर आ जा रहे हैं। उस समय गवर्नर को चूंकि कोई मंत्रिमंडल सलाह देने के लिए नहीं होता, इस केस में कहा गया है कि आप अपने विवेक से फैसला दे सकते हैं। आप किसी को आहूत कर सकते हैं जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो, ये सब कर सकते हैं आप। लेकिन ये नहीं है कि गवर्नर बिल पे बैठेगा और बिल को
सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, यहाँ पे हम मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंसिंग एक्ट किया। उसने कहा कि साहब गवर्नर के पास आर्टिकल 200 में 200 में 3 विकल्प हैं। या तो कोई बिल अगर सदन से पास हो गया है, असेंबली से पास हो गया है, सरकार ने प्रेषित किया है, तो उसमें या तो उसको पास करे या उसको वापस करे, और तीसरा है कि या राष्ट्रपति के पास भेज दे। उसके साथ उसने ये जोड़ा कि लेकिन वापस करे इसकी शर्त ये है कि वो एक टाइम फ्रेम में उसको वापस कर दे। वो अपने पॉकेट में नहीं रख सकता, जो यानी जैल सिंह का कंसेप्ट था, इसको कहते हैं पॉकेट बरों में डाल दिया। तो वो असाधारण समय तक के लिए उसको रोक नहीं, ये चौथा विकल्प नहीं खुला है। यहाँ पे गवर्नर की शक्ति को उसने बाधित किया है। कहा है कि आप किसी और बिल 10-10 साल से पढ़े हैं, 4 बिल 4 साल से पढ़े हैं, इसलिए कि केंद्र से सिग्नल नहीं मिला, गवर्नर साहब ने रोक दिया क्योंकि उनको भी नौकरी करनी है। तो जो संस्था इतनी कमजोर है, गवर्नर की संस्था भारत में सबसे कमजोर मानी जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अजीब मजाक किया। मैं माफ कीजिएगा, संविधान निर्माताओं पे सम्मान रखते हुए ये कह रहा हूं कि एक तरफ उसको शपथ जो लेता है गवर्नर, वो संविधान के संरक्षण, परिरक्षण, अभिरक्षण की लेता है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। और ये शपथ सिर्फ राष्ट्रपति इस देश में लेता है, प्रधानमंत्री की भी हैसियत नहीं है, चीफ जस्टिस की भी नहीं है। तो गवर्नर को इतने ऊंचे मकाम पे रखा है और राष्ट्रपति को, कि वो संविधान में अपनी निष्ठा नहीं व्यक्त करते, वो संविधान की रक्षा, अभिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण में रखते हैं, ये शपथ लेते हैं वो। और दूसरी तरफ एक होम मिनिस्टर एक चिट्ठी से उसको निकाल के बाहर कर सकता है। उसमें लिखा हुआ है संविधान में कि राष्ट्रपति, गवर्नर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। तो आप जरा सोचिए कि राष्ट्रपति ने जैसे ही प्रसाद विड्रॉ किया, वो पद से उतर जाएगा। यानी होम मिनिस्ट्री ने जैसे ही चिट्ठी लिखे कहा तो कल से नहीं रहोगे, तो वो गवर्नर गया। इतने कमजोर गवर्नर को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मान दिया, जबकि वो नौकरी के लिए बेचारा लाले पड़े रहते हैं कि यहां से मेघालय ना भेज दें या किसी सुदूर एरिया में ना भेज दें। तो वो बेचारा हर स्याह सफेद करने लगा है। और क्या आप इससे नावाकिफ है? आप चीफ जस्टिस इंडिया के, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और 5 जजेस हैं, क्या आप इससे नावाकिफ है गवर्नर कर क्या रहा है? तो आपने ये जो किया है, हाँ, उसमें एक रास्ता अपने लिए जरूर छोड़ दिया, जिसको हम कह रहे हैं कि अंधे और छह अंधे और हाथी की तरह है, कि उसमें कह दिया है कि अगर गवर्नर किसी बिल पे असाधारण रूप से देरी करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उसको देख सकता है और उनको एक रिट ऑफ मैंडेमस इशू कर सकता है और उनको कह सकता है कि इस डेफिनिट पीरियड में आप इसको करें। और ये भी सुविधा दी है कि असेंबलीज, जो राज्य सरकारें हैं, वो अगर इनऑर्डिनेट डिले हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकती हैं। इसी तरह 361 में गवर्नर और उनको इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी को उसने कहा है कि गवर्नर को पर्सनल कंडक्ट में इम्यूनिटी है, उसके अगर ऑफिशियल कंडक्ट की बात हो तो वो सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट है, बाय द कोर्ट है। तो ये उन्होंने, तो इसलिए हम हाथी और जो अधिक की बात कह रहे हैं कि इसको आप किस तरह एक बैलेंसिंग एक्ट किया है। दरअसल होता यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हर पहिया काम करता रहे तो किसी को किसी के टेरिटरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तब पड़ती है जब आप हिंदुओं के वोट के लिए, मुसलमानों के वोट के लिए या किसी एक सेगमेंट के वोट के लिए एन चुनाव के वक्त रिजर्वेशन दे देते हैं, मराठा रिजर्वेशन दे देते हैं, या आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन दे देते हैं स्वर्गीय चीफ मिनिस्टर जो पहले थे। तब ये होता है कि तब ये असेंबली हो या गवर्नर उसको पास कर देता है, तब ये लगता है कि तब आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसमें यही मुश्किल है
कि किस स्टेज पे आप मानेंगे कि असाधारण रूप से देरी की है। एक इमीडिएट जरूरत है वहां की असेंबली को, वहां की सरकार को कि यह बिल पारित किया जाए। आपको लगता है ये पॉलिटिकली नुकसान करेगा केंद्र सरकार में जो पार्टी है उसको? तो केंद्र सरकार, होम मिनिस्टर ने इशारा किया और आपने उसको लेके बैठ गए। अब सुप्रीम कोर्ट कब तय करेगा कि वो असाधारण है या असाधारण डिले है? तो यहां पे स्पष्ट नहीं है। अगर आप ये कह देते कि नहीं, टाइम फ्रेम हम नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई बिल 3 महीने तक व्याधित रहा और बाधित रहा है, तो ये माना जाएगा कि इनऑर्डिनेट डिले है और उस पे ऑटोमेटिक सुप्रीम कोर्ट उसको कॉग्निजेंस 142 में लेगा। अब जैसे कि 142 की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को निर्बाध शक्तियां हैं किसी भी केस को सुओ मोटो लेने का, उस पे फैसला देने का। सुप्रीम कोर्ट के नहीं साहब, ये अनलिमिटेड नहीं है और ये राष्ट्रपति उनके कंडक्ट को देखने के लिए थोड़ी किया गया है। अब यहां पे ये है कि यही सुप्रीम कोर्ट दसियों बार ऐसा कर चुका है कि सुओ मोटो केस लिया है और सुओ मोटो केस लेके फैसला देता है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कंफ्यूजन को दूर करने वाला होना चाहिए, ना कि कंफ्यूजन बढ़ाने वाला। बैलेंसिंग एक्ट ये तो चौधरी चौधरी के अदालत में होता है ना, ये गांव के चौपाल में होता है बैलेंसिंग एक्ट, जिसमें ये भी देखना है कि नहीं बुरा भी ना लगे, अच्छा भी ना लगे और फिर बात भी हो और फिर सांप भी मरे लाठी न टूटे, वगैरह वगैरह। आपने जो ये किया है, ये कोई आप जानते हैं कि गवर्नर इस समय गरिमा के किस नीचे मकान पे आ गए हैं? आप जानते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से आपके अपने फैसलों के खिलाफ कोर्ट चली जा रही है? आप जानते हैं कि बेसिक डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को किस तरह खत्म किया जा रहा है? लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि साहब ये तो संवैधानिक पोस्ट है। अरे आप जानते नहीं संवैधानिक संवैधानिक पोस्ट की क्या धज्जी उड़ रही है? किस तरह दो से सवाल गवर्नर से कराया जा रहा है? जी। जी, 2 सवाल अब बनते हैं। एक तो ये कि क्या ये फैसला एक बार फिर ये साबित करता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दबाव में है? बैलेंसिंग एक्ट वहां से निकल रहा है कि किसी तरह से सरकार भी ना खुश हो, नाराज हो और हम संविधान में बैलेंसिंग एक्ट के जरिए अपना रास्ता निकाल के बच के निकल जाए? अ, हाँ, देखिए ये कहना तो मोटिव इम्प्यूट करना होगा और वो हमारा बाधित है और किसी भी जो संविधान जानता है वो ये नहीं कहेगा कि सरकार के दबाव में दिया है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक दिन पहले जिस बेंच की सदारत चीफ जस्टिस इंडिया ने की, उसी बेंच ने यह भी फैसला दिया। 24 घंटे पहले के फैसले में संसद ऐसी संस्था को कानून बनाने से आपने, आपका सेंटेंस ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स। और तब आपने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप संसद में कानून बना के नहीं कर सकते। अगर आप ये बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के तहत कहते हो तो मैं समझ सकता था, क्योंकि वो एक बड़े बेंच ने दिया है वो फैसला। वो फैसला साधारण फैसला नहीं है, उसमें 15 जज थे जिन्होंने फैसला दिया है। तो वो समझा जा सकता है कि अगर आपने ये कहो तो होता कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती, तब तो समझ में आता। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि साहब संसद के फैसलों को कानून नहीं बदल सकता देश संसद का, तो साहब संसद से बड़ी संस्था ये गवर्नर है क्या? वो गवर्नर जो होम मिनिस्टर के एक चिट्ठी से निकाला जा सकता है, वो आपको इतना बड़ा नजर आ रहा है कि आपने उसको मान लिया कि उसका डिस्क्रिशन है साहब, डिस्क्रिशन है, वो क्या जजमेंट देता है वो वापस कर दे, वो राष्ट्रपति को भेज दे। बस आपने इतना ही किया कि उसको इतना ही कंट्रोल किया कि भाई समय से दे दिया करो, देखो आप गवर्नर साहब है ना, सिर्फ इतना ही तो किया आपने। नहीं तो फिर हमारे पास आएगा, और हमारे पास आएगा तो आपने यही कहा कि हम रिट ऑफ मैंडेमस के तहत हम ये कहेंगे कि आप इसको फैसला इतने दिन में कीजिए, तब कहेंगे आप। तो सवाल ये है कि आपने वो जो फंडामेंटल्स थे, आ, एक दिन पहले, अच्छा वो सुप्रीम कोर्ट के जज है चीफ जस्टिस, जो अगले दिन रिटायर होने जा रहे हैं, उसके पहले ये फैसला किया है। अब
इसमें अगर हम कुछ भी ना कहें, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये वो मकाम था जिसमें जो गवर्नर की ज्यादतियां हैं, जो गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के कहने पे हो रही हैं, उस पे फिर से एक अंकुश लगे। अब तमाम ऐसे केसेस है जिसमें गवर्नर सरकारों को नहीं बुलाता है और जो उनको फ्री प्ले करने देता है, और वहां पे विधायकों को लेके मुर्गे की तरह हवाई जहाज में भर के असम पहुंचा दिया जाता है, और तब सरकार बदलने के लिए उनको पैसे और सब कुछ दिया जाता है, और गवर्नर के कहने पर गवर्नर उसको जानबूझ के डिले करता है। फिर सरकार बन जाती है, 4 साल चलती है, आप कुछ नहीं करते। तो गवर्नर क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको लेके बैठा है। तो जब गहराई से सोचेंगे तब ये लगेगा कि ये जजमेंट कुछ चोचू का मुरब्बा टाइप का है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन पैसी। जी। आपको क्यों बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है? आप गांव के चौपाल के चौधरी हैं क्या? आप क्लियर बोलिए कि गवर्नेंस का कंडक्ट सस्पेक्ट है, पिछले कुछ वर्षों में हुआ है, या इसके पहले भी था। आज मैं समझता हूं कि हमेशा रहा है, नेहरू के टाइम में भी रहा है। केरल की सरकार, नेहरू ने ही वो के प्रेसिडेंट रूल लगाया था। तो ये रहा है। गवर्नर की संस्था आज रिडंडेंट हो गई है, वो किसी मतलब की नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की एक चाकरी कर रहा है। तो या तो आप ये कहते हैं कि गवर्नर की संस्था रिडंडेंट है, इसलिए गवर्नर का कंडक्ट एक फ्रेमवर्क में रहेगा। अगर वो नहीं होता है तो यही है। आपने कहा कि साहब डीम्ड सैंक्शन नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसे डीम्ड सैंक्शन, जो पिछले अप्रैल में जो आपने अपने बताया इंट्रोडक्शन में, उसमें यही कहा गया था कि डीम्ड सैंक्शन है। तो उन्होंने कहा साहब डीम्ड सैंक्शन टाइप की कोई चीज नहीं होती है, कानून वही है जो कि संसद से, जो संसद और विधानसभा से पास हो। बिल्कुल सही कहा आपने, डीम्ड कंसेंट नहीं हो सकता, लेकिन संसद से पास कराने के पहले जब तक वो गवर्नर, आपने ये भी जजमेंट दिया कि साहब प्रीएम्प्ट, जैसे कि गवर्नर ने बिल पे बैठ गया है। अब आप कह रहे हैं, आपके फैसले में है कि जब तक कानून नहीं बनता हम उसके कंटेंट के वायर्स को नहीं टेस्ट कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है। जनाबे अली, कानून नहीं बनेगा, यही तो वो कर रहा है गवर्नर, कानून बनने ही नहीं दे रहा है, फिर राष्ट्रपति के पास भेज दे रहा है। तब आप कहते हैं अरे साहब राष्ट्रपति, अब ये इनको हम समय में बांधेंगे, इतना बड़ा आदमी। तो आप वहां पे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो वहां पे तो आप ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं बिना, जब तक कानून नहीं बनेगा हम बिल, बिल तो कुछ होता नहीं है, बिल जब तक कानून ना बने उसका संज्ञान हम नहीं ले सकते। अरे साहब आपका गवर्नर बिल बनने ही नहीं दे रहा है, बिल्कुल। प्रॉब्लम इसकी है। तो इसलिए इस जजमेंट को हम ये कह सकते हैं कि इसको आप अपने भावना के हिसाब से ले सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या ये मतलब जो व्यवहारिक स्थिति आज है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है? जो नहीं, जो चल सही रहा है नहीं। वही चलेगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति वही करते रहेंगे, बेधड़क होकर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नहीं, वो तो यही है ना कि जब सरकार, ऐसा होता है कि जब सरकार की जातियों की चर्चा कीजिए तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, कहते हैं अरे साहब आपको दिक्कत है तो कोर्ट चले जाइए। अब आप जानते हैं कि कोर्ट जाना कितना दुरूह होता है। गरीब आदमी जिसका बुलडोजर से मकान दिया, गिरवा दिया, वो कोर्ट के चक्कर लगाएगा। उसकी एक तो मकान गिरवा दिया, रहने के लिए पानी में भीग रहा है, जाड़े में ठिठुर रहा है, और तब आप उससे कहते साहब अगर आपको गलत लगता है आप कोर्ट चले जाइए। तो ये कुछ ऐसा ही है कि आप राज्य सरकारों से ये कह रहे हैं कि आपको बुरा लगा, आपको लगता है देर हो गई है, अच्छा ठीक है देर हो गई तो मैं देखता हूं, तब आप कोर्ट आ जाइए। गवर्नर को कहना चाहिए ना आपको कि गवर्नर एक फिक्स टाइम में करे। गवर्नर का इंस्टीट्यूशन उतना, जिस जो मकान दिया गया था वो एक्चुअली नहीं है, तो इसलिए गवर्नर को बाधित करे। खुद ही कहे, उस राज्य के ही गवर्नर को ये कहा जाए कि आप डेफिनिट टाइम में आप ये दे देंगे, क्या दिक्कत है इसमें कहने में? आप 3 महीने की जगह 6 महीने कर दीजिए, और वैलिड कह दीजिए कि 3 महीने बाद वैलिड रीजन बताइए कि आप डिले क्यों किए हैं, और अगले 6 महीने में आप बाध्य हो देने के लिए। ये स्पीकिंग ऑर्डर होता है। आपने चूचू के मुरब्बा की तरह आपने क्या कर दिया कि साहब गवर्नर को हम कैसे कह सकते हैं ना दे, अब साहब कैसे अब तो जब असाधारण डिले होगा
तब सरकारें आ सकती है हमारे पास। तो सरकारें आपके पास आए, तो फिर आपके इस जजमेंट का क्या होगा? इस जजमेंट से हमें क्या मिला? सरकार तो पहले भी आ सकती थी, आज भी आएगी। तो उसी तरह है कि बुलडोजर चले और जब सरकार की लानत मलानत की जाए तो सरकार के आपको बुरा लगता है, कोर्ट चले जाइए। आप जानते हैं कोर्ट में 10 साल फैसला नहीं होगा तब तक वो बुढ़िया मर चुकी होगी। तो मुझे लगता है कि इस कुल जजमेंट को देखे तो आप अगर आप सताए हुए नहीं हैं, आप नीचे के वर्ग के नहीं, आपके राज सत्ता के जो अहंकार है उसको नहीं झेल रहे हैं, तो आपको यही लगेगा हाँ साहब बैलेंस्ड है। लेकिन जिन्होंने झेला है, आप उनसे पूछेंगे तो कहे यार तू कहा क्या है? ये पांचों जजेस ने बिना दस्तखत के अपने जजमेंट पे, यूनानिमस जजमेंट पे, जो कि राम मंदिर में दिया गया था, उस टाइप के जजमेंट पे आपने कहा क्या है कुल मिला के? आपने क्या कहा? कल से सुप्रीम कोर्ट के, कल से गवर्नर साहब क्या करेंगे? कल से राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो इसके बारे में कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब इस पूरे फैसले पर रोशनी डालने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.